A very good morning, good afternoon, and good evening to all my dear students. Today we are going to discuss about the applications of Gauss law. In last video we have discussed Gauss law and we have derived the Gauss law, and the expression was phi is equals to 1 upon epsilon naught into Q. This was the Gauss law. The total magnetic flux passing through any closed loop is always equals to 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by that closed loop. आज हम आप जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ के 4 एप्लीकेशंस हैं. बुक्स में 3 हैं बट इन रियलिटी 4 हैं. एक है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, जिसको हम आप स्किप कर देते हैं बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट. तो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम आप डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ. देखिए, इसको डिराइव करने के लिए मान लेते हैं अपने पास एक स्फीयर है. मान लेते हैं कि अपने पास क्या है? एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? r. स्फीयर का रेडियस कितना है? r. और स्फीयर के सेंटर पर चार्ज कितना है? +q. ठीक है. अच्छा, एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली ये है कि जब भी हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है. जो भी हम गॉसियन सरफेस लेंगे या जो भी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात सेट होनी चाहिए कि हमें क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस. उसके बाद हम गॉस लॉ लगा देंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो मान लेते हैं, देखिए सेंटर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड. अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे. क्या करेंगे? छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे. और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? रेडियली आउटवर्ड. तो एरिया एलिमेंट कितना है? dA, जिसकी डायरेक्शन किधर है? रेडियली आउटवर्ड. फिर से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन सेम है. इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना है? 0 डिग्री है. इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग through the small area element dA. एरिया कम है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा, स्मॉल होगा. तो क्या हो जाएगा? d phi इज इक्वल्स टू E डॉट dA. ये फ्लक्स की बेसिक्स डेफिनेशन है जो हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. इसका मतलब d phi इज इक्वल्स टू दो वेक्टर क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट से कनेक्टेड है. इट मीन्स E dA cos थीटा. इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो dA और E के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. इसका मतलब हुआ, हम आप कहेंगे हेयर थीटा बराबर 0 डिग्री. इट मीन्स
कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, तो हम यहाँ पर कॉस का वैल्यू प्लेस कर देंगे तो हमें आपको मिल जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी, इक्वेशन 1। ये हमें आपको इक्वेशन 1 में जो फ्लक्स मिला डी फाई, वो कौन सा फ्लक्स है? ये वो फ्लक्स है जो उस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास हो रहा है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि नाउ टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल स्फीयर, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल स्फीयर कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, या इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू कितना है? ई इंटू डी। अब देखिए फिर से मैं आपसे बोलूँगा ई क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, और अगर चार्ज कांस्टेंट होगा तो वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे? बाहर। तो कितना हो गया? फाई इज इक्वल्स टू ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। फिर से बहुत ध्यान देने वाली बात है, डी ए है क्या? स्फीयर का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है। अगर हम इस डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। नाउ फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें क्या करना है? ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकेंड हो गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे? इस फाई का वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, तो क्या मिलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यह हमें यहाँ से ई का वैल्यू मिलेगा कितना? ई इज इक्वल्स टू, ये टर्म नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमें क्या मिल गया? ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से आया बेटे? ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। और कहाँ पर आया? स्फीयर के सरफेस पर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक टेस्ट चार्ज, नाउ इफ अ टेस्ट चार्ज, यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, नाउ इफ अ टेस्ट चार्ज Q naught is placed on the surface of the sphere। क्या है? स्फीयर के सरफेस पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? देन फोर्स ऑन Q नॉट, फोर्स ऑन Q नॉट कितना हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E। और E हमारा कितना आया? ये, इसका हम वैल्यू क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे। हेंस F इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करें, देखिए कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या है बेटे? कूलम्स लॉ। और हमने इसको किसकी हेल्प से फाइंड किया?
गॉस लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया? गॉस लॉ की हेल्प से। तो इस तरीके से हम आप डिराइव कर सकते हैं कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन समझ में आया होगा। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है किसका? गॉस लॉ का। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।